आलेख की बहन नैना बेटी के पैदा होने में मर गई। उसके मरने के बाद उसके पति ने आलेख से कहा, भाई साहब, जब नैना ही नहीं रही तो मैं इस बच्ची का क्या करूंगा? सोच रहा हूँ कि मैं इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी बेटी है। माँ ही तो मरी है, बाप तो जिंदा है। तुम्हें ही इसकी परवरिश खुद करनी होगी। नहीं नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है? मुझे दूसरी शादी करके अपना जीवन फिर से शुरू करना है। मैं इसे नहीं रख पाऊंगा भाई साहब। अगर आपको इससे इतना ही मोह है तो आप इसे अपने साथ ले जाओ, वरना मैं इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा। आलेख ने बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए बोला, ठीक है, ये मेरी लाडली बहन की आखिरी निशानी है। मैं इसके साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आलेख उसे घर ले आया। गोद में बच्ची देखकर आलेख की पत्नी उमा बोली, अरे, ये बच्ची तुम यहाँ क्यों ले आए? आज से ये हमारी बेटी है, हम ही इसकी परवरिश करेंगे। परवरिश? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? कहाँ से और कैसे करोगे परवरिश? अभी तो हमारी 4 महीने की बेटी को ही दूध मयसर नहीं होता, फिर इसे कैसे पालोगे? मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा उमा, लेकिन इन दोनों बच्चियों को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। आलेख की जिद के आगे उमा कुछ नहीं कर पाई। आलेख एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। ओवर टाइम लगाकर मुश्किल से 10,000 रुपए मिलते थे, जिनसे महीने भर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। आलेख ने लड़की का नाम धरा रख दिया। उमा हमेशा देखती थी कि आलेख भूमि से ज्यादा धरा से प्यार करता है। भूमि की हर चीज 2 हिस्सों में बंटने लगी। इस वजह से वह धरा से नफरत करने लगी। वक्त गुजरता गया और धरा और भूमि बड़ी हो गई। एक दिन धरा आलेख से बोली, मामा जी, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एडमिशन तुम्हारा ही नहीं, भूमि का भी होना है। अब इतनी सी कमाई में कोई एक ही पढ़ सकता है, और तुम्हें कौन सा पढ़ लिख कर डिप्टी बनना है? बस उमा, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम जहर उगले बिना नहीं मानोगी। देखा माँ, पिताजी इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। लगता है जैसे मैं नहीं, धरा ही उनकी बेटी है। भूमि, हमेशा मेरे बारे में गलत मत सोचा करो। पिताजी तो वो तुम्हारे ही रहेंगे, मैं तो अनाथ हूँ। चल भूमि, इससे क्या बहस करनी। आलेख ने कर्ज लेकर दोनों बेटियों का दाखिला कॉलेज में करा दिया। धरा भूमि से ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए उसके लिए जल्दी रिश्ते आने लगे। आलेख को लगा कि उसे अब धरा की शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाना चाहिए। एक दिन आलेख ने उमा से कहा, अरे सुनती हो, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपनी धरा के लिए। लड़का जमींदार का बेटा है, खेत खलिहान जमीन जायदाद सब कुछ है। सोच रहा हूँ बात आगे बढ़ाऊं। ये क्या कह रहे हो तुम? पहले धरा की शादी हो गई तो हमारी भूमि के लिए क्या बचेगा? भूमि धरा से 4 महीने बड़ी है, तो पहले भूमि की ही शादी होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, पहले भूमि का देख लेते हैं। कल शाम को बुला लेता हूँ। अगर भूमि पसंद आ गई तो कल ही रिश्ता पक्का समझो। अगले दिन लड़के वाले भूमि को देखने आए। लड़के ने कहा, मुझे ये नहीं, वो लड़की पसंद है। कौन? ये धरा? जी, नाम चाहे जो भी हो, पर मुझे ये पसंद है। लेकिन मुझे आप पसंद नहीं है। भूमि पसंद हो तो बात कीजिए। ये सुनकर लड़के वाले उठकर चले गए। इसी तरह भूमि को कई लड़के रिजेक्ट करके चले गए। धरा ने तो अब किसी के सामने आना ही बंद कर दिया था। एक दिन आलेख हांफता हुआ घर आया और मुस्कुराते हुए बोला, धरा, आज तुम्हारी माँ की सहेली विदेश से वापस आ रही हैं। मेरी माँ की सहेली? आपने कभी कुछ बताया नहीं मामा जी। मैं बताती हूँ। तुम्हारी माँ और शैली दोनों पक्की सहेली थी। यहीं पड़ोस में उनका घर है। नैना से साल भर पहले उसकी शादी हो गई और वह अपने पति के साथ विदेश चली गई। उनसे मैं भी मिलना चाहती हूँ। शैली अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी। कुछ समय अपने घर आराम करने के बाद वह अपने पति से बोली, इधर मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है। वो सब लोग मेरी फैमिली जैसे हैं। चलो मैं तुम लोगों को उनसे मिलाती हूँ। क्या पता नैना भी यहीं पर हो।
उसका बेटा एल्विन बोला, वॉज शी योर बेस्ट फ्रेंड मॉम? यस बेटा, शी वॉज माई लाइफ एट वन टाइम, बट शादी के बाद सब छूट गया। मैं उसी से तो मिलने इंडिया आई हूँ। उसकी बेटी लिया ने कहा, मॉम, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर। इट्स ओके बेटा, चलो चलते हैं। शैली उनके घर गई तो कोई उसका पहनावा और रंग रूप देखकर पहचान ही न सका। गांव में गरीब सी दिखने वाली शैली अब बहुत अमीर हो चुकी थी। आलेख भैया, कैसे हैं आप सब? और मेरी सहेली नैना कैसी है? उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। ये सुनकर आलेख की आंखें भर गईं। वह कुछ नहीं बोल पाया। तुम्हें नहीं पता? किसी ने बताया भी नहीं? नैना तो बेटी को जन्म देते समय ही मर गई थी। उसे मरे तो 22 साल बीत गए। शैली आंखों में आंसू लिए बोली, वह 22 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई और मुझे पता ही नहीं। काश आखिरी बार मैं उससे मिल लेती। तुम विदेश में थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम यहाँ वापस आओगी। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे नैना वापस आ गई हो। तुम्हारे बच्चे बहुत बड़े हो गए शैली। नैना की बेटी भी बड़ी हो गई है। आई वॉन्ट टू मीट हर। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। उमा ने आलेख को इशारा करके अंदर बुलाया और कहा, ये शैली तो बहुत अमीर हो गई है। कितना सोना पहने हुए है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी भूमि के साथ इसके बेटे का रिश्ता पक्का कर दो। वो हमारी मेहमान है, मैं उनसे इस तरह की बातें नहीं कर सकता। भूमि पानी लेकर आई तो उमा बोली, ये मेरी बेटी भूमि है, बीए कर रही है। पढ़ने और घर के काम करने में बहुत होशियार है। इंग्लिश तो यूं बोलती है। तभी धरा चाय लेकर आ गई। धरा को देखते ही शैली खड़ी हो गई और चाय रखते ही उसे अपने गले से लगाकर रोने लगी। तुम नैना की बेटी हो ना? मैंने देखते ही पहचान लिया। यू आर सो स्वीट। बिल्कुल नैना की कॉपी हो। धरा को ऐसा लगा जैसे शैली से मिलकर वह अपनी माँ के बचपन में चली गई हो। कुछ देर बाद शैली बोली, आलेख भाई, नैना तो रही नहीं, लेकिन मैं तुमसे नैना की निशानी मांगती हूँ। मुझे निराश मत करना। मैं समझा नहीं शैली। मैं नैना की निशानी को अपने साथ विदेश ले जाना चाहती हूँ। अपने बेटे के लिए मैं इसका हाथ मांगती हूँ। क्या तुम इसकी शादी मेरे बेटे से करोगे? ये सुनकर उमा की हैरानी से आंखें फट गईं, लेकिन आलेख की आंखें खुशी से चमक उठी। क्या तुम्हारे बेटे को धरा पसंद है? वो इंडियन लड़की से शादी करेगा? एल्विन मेरा बेटा है, उसमें भारतीय संस्कार हैं। वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा, है ना एल्विन? यस मॉम। शैली, मेरी भूमि भी बहुत अच्छी है और ये तो कपड़े भी विदेशियों की तरह पहनती है। इंग्लिश भी बोलना जानती है। धरा मेरी नैना है। मुझे नैना ही चाहिए, और वो भी बिना किसी दहेज के। धरा, तुम बहुत किस्मत वाली हो बेटा, जो तुम्हें विदेश में ससुराल मिल रहा है। तुम दुखों की नदी से निकलकर सुख के सागर में जा रही हो। तुम्हें विदेशी ससुराल से कोई आपत्ति तो नहीं? मामा जी, आप ही मेरे माँ बाप और मेरी दुनिया हो। आपका हर फैसला मुझे खुशी से मंजूर है। शैली, तुम शादी की तैयारी करो। मुझ जैसे गरीब की बेटी विदेशी ससुराल जाएगी, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। धरा और एल्विन की शादी हो गई और फिर वह उनके साथ अपने विदेशी ससुराल चली गई। उसके जीवन भर के दुख खुशियों में बदल गए। उमा और भूमि देखती ही रह गईं। सोना कपड़े धोते हुए सावित्री ने आवाज लगाई, बहू, अरियो सोना बहू। अरे, क्या कर रही है बेटी? कपड़े धो रही हूँ माँ जी। अरे, तुझे कितनी बार कहा कि तू मुझे माँ जी ना कहा कर। माँ कहने में क्या तेरी जबान दुखती है? सुन, जब तू मुझे माँ कहती है ना, तो दिल को अलग ही शांति मिलती है बेटी। ठीक है माँ। अरे, क्या ठीक है? तुझे भूख लगी होगी। चल, मैं तुझे खाना परोसती हूँ। काम करके खा लूंगी ना माँ। नहीं, पहले चलकर खाना खा, फिर करती रहना काम। सोना जब से ब्याह कर ससुराल आई थी तभी से बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, उसकी सास उसे सगी माँ जैसा प्यार जो देती थी। इसीलिए सोना अपनी सास के कहते ही काम छोड़ खाने के लिए बैठ जाती है।
ले खाना खा ले बेटी, और सुन, भूखे पेट काम कभी मत किया कर। सोना अपनी सास का ऐसा प्यार और ममता देखकर गदगद हो उठती है और फिर जैसे खाने के लिए पहला निवाला मुंह में डालने लगती है, अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने मायके में बीता हुआ समय याद आ जाता है। आशा सोना के आगे से खाने की थाली उठाते हुए बोली, क्यों री, खा खाकर भैंस बनना है क्या? काम छोड़ खाने बैठ गई। भाभी, भूख के मारे चक्कर आने लगे हैं। पहले थोड़ा खाना खा लूं, फिर सारे काम निपटा लूंगी। हाँ, निपटा लूंगी। उठकर पहले कपड़े धो और साफ सफाई कर, फिर खाने को कोई टूक मिलेगा तुझे, समझी? हाँ। सोना की माँ मर चुकी थी, पिता महेश बूढ़े हो चुके थे। घर के बड़े भाई सौरभ और भाभी आशा का ही शासन चलता था। शासन क्या, पूरा कुशासन था। सौरभ ने बूढ़े बाप का सारा कारोबार कब्जा लिया था और अच्छी आमदनी के चलते शराब का शौक भी पाल लिया था। शराब पीने के बाद वह सारी तमीज भूल जाता था। बेटा, कुछ पैसे दे देते तो मैं दवा ले आता। दवा खत्म हो गई है। अरे बुट्ठे, रोज रोज दवाइयाँ क्यों चाहिए तुझे? अरे इतनी दवाइयाँ खाने से अच्छा तो तू मर क्यों नहीं जाता? भैया, पिताजी को यह बात कहते शर्म नहीं आती आपको? अच्छा, चुहिया के भी पर निकलने लगे क्या? ठहर, तुझे बताता हूँ अभी। यह कहकर सौरभ सोना के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है और कहता है, सुन, आज के बाद मेरे सामने जबान खोलने की हिम्मत की ना तो खाना पीना बंद कर दूंगा तेरा। भूख से पेट पकड़कर रोती फिरेगी फिर। घर में इस तरह की कलह कोई एक दिन की नहीं थी, बल्कि रोज रोज ऐसा होता था। कभी सौरभ तो कभी आशा, दोनों महेश और सोना पर बिना बात सितम ढाते रहते थे। बाप रोता तो बेटी दिलासा देती और बेटी रोती तो बाप। बेटी, मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता तो तेरी है। जो मैं मर गया तो तेरा क्या होगा? बापू, आप मरने की बात मत करो। मेरे नसीब में जो होगा वह हो जाएगा। बेचारी सोना की तो किस्मत ही माड़ी थी। पहले माँ छोड़कर चली गई और फिर बाप का ही सहारा बचा। मगर बेटे और बहू के कलेश के चलते एक दिन बाप भी बीमार पड़ गया। महेश को अचानक खून की उल्टियां लगने लगी। सोना घबरा कर बोली, बापू, बापू, क्या हुआ आपको? बेटी, बीमारी में दवा ना मिले तो ऐसा ही होता है। आपको कुछ नहीं होगा बापू। मैं अभी भैया और भाभी को बुलाकर लाती हूँ। अरे रहने दे बेटी, उनको मेरी परवाह होती तो आज मेरी ये हालत थोड़ी ना होती। ऐसा मत कहो बापू, भैया आपको जरूर अस्पताल लेकर जाएंगे। यह कहकर सोना सौरभ और आशा के पास जाती है। वह रोते हुए कहती है, भैया, जल्दी से बापू को अस्पताल लेकर चलो। बापू को खून की उल्टियां हो रही हैं। अरे बापू होगा तेरा, हमारा कुछ नहीं लगता वो बूढ़ा। मैं तो कहती हूँ वह तो मरे ही, उसके साथ तू भी मर जा। तुम दोनों हमारी छाती पर क्यों बोझ बने हो? तेरी भाभी सही तो कह रही है सोना, मरने दे बूढ़े को। यह सुनकर सोना को अपने भाई और भाभी पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। रोते हुए बीमार महेश को संभालने लगती है, मगर तब तक महेश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बापू, भैया और भाभी के लिए तो हम दुश्मन ही हो गए हैं, पर आप चिंता ना करो। मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। अब तो तेरी माँ के पास जाने का टाइम आ गया मेरी बच्ची। मैं चला। अपना ख्याल रखना बेटी। ऐसा कहकर महेश दम तोड़ देता है और सोना के मुंह से चीख निकलती है, बापू, बापू, आप भी छोड़ गए बापू। मुझे भी अपने साथ ले चलो बापू। आए बापू, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ बापू। बापू। महेश के मरने के बाद सोना अकेली पड़ जाती है और उसकी हालत घर की नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। शराबी भाई और अत्याचारी भाभी
दोनों सोना को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बेचारी लड़की घर के कोने पकड़कर रोती रहती है और कहती है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अब मैं भैया और भाभी की और अत्याचार नहीं सह सकती। मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगी। आशा सोना को यह कहते सुनती है तो मन ही मन बहुत घबरा जाती है और सोचती है, हाय, तो ये महारानी आत्महत्या करने की सोच रही है। हाय, अगर मर गई तो समाज में मुंह काला हो जाएगा। क्यों ना इसकी शादी करके इसे हमेशा के लिए घर से निकाल दूं। यही सोचकर सौरभ और आशा अतुल से सोना की शादी करवा देते हैं। सावित्री ने झिझोड़ कर कहा, बेटी, अरे ओ सोना बेटी, खाना खाओ ना, खाते खाते रुक क्यों गई? खा रही हूँ माँ। हाँ, खा, खूब आराम से पेट भर कर खा। मायके में जिस सोना को नफरत, अत्याचार और दुत्कार के सिवा कुछ नहीं मिलता था, उसी सोना को ससुराल में खूब प्यार, दुलार और अपनापन मिल रहा था। सोना की सास और पति दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे। सोना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, कैसी लगी? साड़ी तो बहुत अच्छी है सोना बेटी। फिर भी पसंद ना आए तो दुकान पर जाकर अपनी पसंद की साड़ी ले आना। नहीं माँ, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। उधर सोना के मायके में उसका शराबी भाई शराब की लत के कारण सारा कारोबार बर्बाद कर देता है और शराब पी पी कर एक दिन गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। पैसों की कमी के कारण सौरभ का इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। घर में तो एक पैसा ना बचा, फिर इनका इलाज कैसे होगा? किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। यही सोचकर आशा कई लोगों से कर्ज लेने जाती है, मगर सब मना कर देते हैं। आशा थक हार कर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी अतुल वहां से गुजरता है तो वह आशा को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेता है और पूछता है, अरे आप यहाँ, आप रो क्यों रही हैं? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? अतुल के यह पूछने पर आशा फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अतुल को सारी बात बताती है। साले की बीमारी के बारे में सुन अतुल को बहुत दुख होता है और वह आशा को दिलासा देते हुए कहता है, आप मेरे साथ घर चलिए, अब आपको किसी से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं है। यह कहकर अतुल आशा को साथ लेकर सौरभ को अस्पताल में दाखिल करा देता है। डॉक्टर साहब, पैसा चाहे जितना भी लगे, पर इनके इलाज में किसी तरह की कमी ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर अतुल। सोना को जब अपने मायके की दुर्दशा के बारे में पता चलता है तो वह बहुत रोती है और रोते हुए कहती है, ये तो होना ही था। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। पर बहन हूँ, भाई का दुख सहन भी तो नहीं होता। सोना, अपनों से भूल हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। अतुल ठीक कहता है बेटी, पिछली बातों को भूल जाओ और अपनों का साथ दो। अपने पति और सास के ऐसे लफ्ज सुनकर सोना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिन बाद सौरभ ठीक हो जाता है और सोना को गले लगाकर खूब रोता है। उस दिन से सोना को ससुराल की तरह मायके से भी पूरा प्यार मिलने लगता है।